आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि होलसेल में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जो हमें मस्ट पता होनी चाहिए ना। अ, हमने प्रोडक्ट रिसर्च भी देख ली थी, प्रोडक्ट की सोर्सिंग देख ली थी, किस तरह से आप ब्रांड से या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेते हैं, और इसके अलावा उनसे कांटेक्ट किस तरह से करना है। और होलसेल का सारा ऑलमोस्ट जो 4-5 लेक्चर हमने लिए उनमें हमने जो नेसेसरी स्टेप्स हैं होलसेल की प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वो कर लिए थे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी रहती हैं, जैसे कि प्रॉफिट कैलकुलेशन, उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर रख लेंगे। लेकिन उन सब से इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस कंट्री में होलसेल करना है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, और इसके अलावा कौन कौन से इश्यूज आपको आ सकते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल में, और उन इश्यूज से आपने किस तरह से बचना है ताकि आपको वो लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट के लिए या आपकी कंपनी के लिए वो किसी भी किस्म का आपको मसला ना हो। तो वैसे आज के लेक्चर में शाम भाई ने भी होना था, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट काम की वजह से वो इमरजेंसी की वजह से वो नहीं ज्वाइन कर सके। इंशाल्लाह मिड में हमें ज्वाइन करेंगे, तो इसीलिए आज के लेक्चर में मैं और इसहाक भाई होंगे हमारे साथ। तो इन्हीं चीज़ों का हमने डिस्कस करना है। हम स्टार्ट कर लेते हैं कि इससे कि कहाँ पे कौन सी कंट्री बेस्ट है होलसेल एफपीए के लिए। तो इस बारे में इसहाक भाई आप थोड़ा सा गाइड करें, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि आप क्या कहते हैं कि कौन सी यूएसए में होलसेल करना चाहिए, यूके में करना चाहिए, या दोनों कंट्री में से कौन से किसके कितने बेनिफिट्स हैं, और क्या बजट रिक्वायर्ड होता है उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या क्या नेसेसरी स्टेप अगर हम यूएस में स्टार्ट करेंगे तो यूके के लिए थोड़ा सा गाइड कर। होलसेल स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी कंट्री में स्टार्ट में जा सकते हैं। जब भी होलसेल की बात करें तो ज़्यादातर दो ही कंट्रीज हमारे जहन में आती हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जिन पर काम भी किया जाता है। सबसे पहले यूके है। यूके में कंपनी बनाना वहाँ पे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा इजी है। तो कंपनी बनने में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 3-4 दिन लगते हैं। इतना इस पे खर्चा भी नहीं आता कंपनी बनाने में। और उसके बाद सर्विस सेंटर भी आजकल तो यूके में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सर्विस सेंटर यूके की डिटेल्स पे क्रिएट करते वक्त। लेकिन Q1 Q2 Q3 में बन ही जाता है किसी तरीके से। तो उसके बाद बजट जो है यूके का स्टार्ट किया जा सकता है मेरे ख्याल से। इसमें डिपेंड करता है कि आप खुद काम करते हैं या किसी और से सर्विसेज लेते हैं यूके की होलसेल में। तो अगर आप खुद स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक बजट के लिहाज से आपके पास 3 से 4 हज़ार डॉलर्स हों तो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं यूके में। अगर होलसेल की बात आए तो मेरे ख्याल से सबसे पहले स्टार्ट यूके में ही करना चाहिए। अ, जो सेल्स की लिमिट है तकरीबन 85,000 पर ईयर तक अगर आप सेल करें तो आपको सेल्स टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता यूके में। यूएस में सेल्स टैक्स की लिमिट बहुत ज़्यादा है। आप मेरे ख्याल से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लिमिट्स होती हैं। मिनिमम मेरे ख्याल से $1 मिलियन की लिमिट है। वन वन मिलियन जैसे आप ज़्यादा की सेल भी अगर आप करें तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं कराना पड़ता। तो यूके में 85,000 पाउंड्स हैं। और फर्स्ट ईयर एक न्यूबी के लिए मेरे ख्याल से ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। स्टार्ट में अगर वो ये भी कंप्लीट कर ले तो काफ़ी बड़ी बात होती है। यूएस इसमें में अगर आप स्टार्ट करें तो कंपनी क्रिएट करने में थोड़े ज़्यादा खर्चा आ जाता है। यानी कि मेरी चार आवाज़ पाँच सबसे जो सस्ती स्टेट है उसमें भी कंपनी क्रिएट करने में लग जाती है। और सर्विस सेंट्रल यूएस में बनस्बत यूके थोड़ा इजी बन जाता है। इजी मतलब उसकी वेरिफिकेशन ज़्यादा नहीं होती। और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज हैं कैनेडियन मार्केट, ऑस्ट्रेलियन मार्केट, इनमें ज़्यादातर काम किया जाता है आजकल। जो गल्फ मार्केट्स हैं जैसे कि यूएई सऊदी अरेबिया, इनमें भी स्टार्ट किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे कंपनी और टैक्स के मसाइल थोड़े ज़्यादा आते हैं। तो ईज ऑफ बिजनेस अगर देखें तो यूके और यूएस होलसेल के लिए अच्छा ईज ऑफ इशाक बिजनेस ज़्यादा है, यानी भाई, आप ज़्यादा आसानी से इसमें काम ये कर बताइए सकते हैं। कि ये आवाज़ तो आ रही है ना आपको? कोई मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है।
कह रहा हूँ कि थोड़ा स्टेप वाइज बताएं कि अगर सिर्फ यूके में होलसेल करना है तो कितने दिन में मेरा अमेजोन अकाउंट रेडी हो जाएगा, और उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स है, कब बैंक अकाउंट इस तरीके से, और उस पे ऑलमोस्ट कितनी कॉस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम किसी और से करवाते हैं सर्विसेज लगा के। यूके में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको चंद एक चीज़ें पाकिस्तान में ही रेडी करनी पड़ेंगी। आप किसी भी मार्केट में जाएंगे, सबसे पहले तो एक कंपनी क्रिएट करने के लिए, एक अमेजोन का सर्विस सेंटर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपने लाजमी रेडी करें, लेजिट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि प्रॉपर एड्रेस आपके पास होना चाहिए, इवन पाकिस्तान में भी। एड्रेस के अलावा आपके पास एक सबसे पहले बैंक अकाउंट होना चाहिए, और कोशिश करें उस बैंक में अपना अकाउंट बनाएं जो आपको डॉक्यूमेंट्स देने में ज़्यादा मसाइल खड़े ना करें। डॉक्यूमेंट जिसके इजीली मिलें, और ख़ास तौर पर उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह, बैंक लेटर्स वगैरह, उन पे उनके फॉर्मेट्स अगर आप मार्केट में वैसे देख सकते हैं, तो मार्केट में आप फेसबुक पे ग्रुप्स में डिफरेंट पूछ भी सकते हैं कि अमेजोन में किस बैंक के डॉक्यूमेंट ज़्यादा एक्सेप्ट होते हैं। बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, लेटर्स, बैंक लेटर्स वगैरह, ये चीज़ें। तो सबसे पहले आपके पास पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तानी CNIC भी आप बना सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट रिकमेंडेड है। अच्छा शर्जील भाई, आपका मैसेज है। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। मैं इस तरीके से होता है कि फॉर एग्जांपल USA में होलसेल स्टार्ट करनी है ना, तो अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो 3 स्टेप्स हैं इसके बेसिकली। एक है यूके लिमिटेड कंपनी क्रिएट करना, सेकंड है बैंक अकाउंट, एंड थर्ड है अमेजोन अकाउंट। सिर्फ ये 3 स्टेप्स हैं। अब इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो इसहाक भाई ने बताई, लेकिन मैं थोड़ा स्टेप वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी ना। इनके लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट, या फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट ना हो तो इंग्लिश कार्ड जो होते हैं, स्मार्ट कार्ड, उससे भी आपका काम हो जाता है, लेकिन पासपोर्ट ज़्यादा रिकमेंडेड है। तो एक डॉक्यूमेंट तो हो गया पासपोर्ट पाकिस्तानी। सेकंड, आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए, यानी जिस घर में आप रह रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होते हैं, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट आपकी, आपका किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में बैंक हो, उसमें आपका वही एड्रेस हो विद पोस्ट कोड। क्योंकि आप अमेजोन में जब अपना एड्रेस इंटर करेंगे, कंपनीज में करेंगे बैंक अकाउंट, वो वेरिफिकेशन के लिए आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो वो आप या तो अपना यूटिलिटी बिल देंगे, बिजली का, गैस का, जो कि मोस्टली पाकिस्तान में हमारे नाम पे नहीं होते, किसी और रिलेटिव के नाम पे हो सकते हैं, या रेंट में घर हो तो इश्यूज आते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। तो एक हो गया पासपोर्ट, दूसरा प्रूफ ऑफ एड्रेस जिसमें बैंक स्टेटमेंट होगी। ये 2 सबसे बड़े डॉक्यूमेंट हैं जो आपके हर जगह यूज होते हैं। अब इसको यूज करते हुए आप पहले अपनी कंपनी बनाएंगे। अब क्योंकि कंपनी यूके में है तो वहाँ पे यूके के एड्रेस पे वो रजिस्टर्ड होगी। तो अब या तो आपका कोई रिलेटिव होना चाहिए जो आपको अपने घर का एड्रेस दे दे वहाँ पे यूके में, ताकि उसको यूज करते हुए उस एड्रेस पे आप अपने नाम पे यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर लें। ठीक है। अब जिनके रिलेटिव नहीं है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए एक और ऑप्शन है एड्रेस परचेज करने वाला। वो वर्चुअल एड्रेस परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। अगर यूके की बात करें तो योर वर्चुअल ऑफिस लंदन हो गया, आइकन ऑफिस हो गए। इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन हैं, आप ग्रुप्स में, फेसबुक में या गूगल पे देखेंगे तो इजीली आपको मिल जाएंगे। वहाँ से आपने एड्रेस परचेज करना है यूके के लिए, जिसको आप अपनी कंपनी का एड्रेस बनाएंगे। तो जब एड्रेस परचेज कर लिया, अब कंपनी रजिस्ट्रेशन की बारी आती है। तो कंपनी रजिस्टर्ड होती है तकरीबन 2 से 3 दिन में, और जिसकी अथॉरिटीज़ की फीस होती है कंपनी हाउस की 12 पाउंड। तो 12 पाउंड आपने उनको पे करने हैं, और जो एड्रेस था वो 100 से 150 पाउंड में आपको मिल जाता है। आप यूँ कहने 150 पाउंड का मिल गया। तो ये 2 चीज़ें हो गई। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आप अब बैंक अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करने का। तो बैंक अकाउंट के लिए क्या करना है कि 2 ऑप्शन है हमारे पास मेन। एक है ट्रांसफर वाइज, जिसको आप वाइस कहते हैं, और दूसरा है पियोनियर। ये 2 ऑप्शन है जिसमें आपने बिजनेस अकाउंट साइन अप करना है ऑनलाइन, सब कुछ गूगल से हो जाता है। तो अपनी कंपनी के नाम पे आपका बैंक अकाउंट भी बन जाएगा। तकरीबन 2 से 3 दिन में ये वाइस का अकाउंट बन जाता है मैक्सिमम।
और पियोनियर का अकाउंट जो उनका स्टैंडर्ड टाइम है वो 6 से 7 दिन होता है, लेकिन समटाइम वो 2-3 वीक लग जाते हैं उसकी कंप्लीट वेरिफिकेशन में। तो इन दोनों में से कोई एक अकाउंट भी आप बनवा लें, आपका काम हो जाएगा, और चाहे तो एज अ बैकअप आप दोनों क्रिएट कर लेते हैं तो वो और भी बेस्ट है। तो वाइस के जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वाइस वालों के वन टाइम, वो होते हैं आजकल चल रहे हैं उसके 45 पाउंड, पहले वो 16 पाउंड थे। तो अब इसके बाद क्या होता है कि हमारा कंपनी भी बन गई, कंपनी के लिए हमने सिर्फ एड्रेस परचेज किया था उसकी कॉस्ट, सेकंड कंपनी की 12 पाउंड कॉस्ट हो गई, थर्ड आ गए हमारा ट्रांसफर वाइज की कॉस्ट आ गई, अगर पेयोनियर बनाते हैं तो वो फ्री होगा हमारा। तो थर्ड स्टेप ये होता है कि अमेजोन के लिए साइन अप करना होता है हमने। तो अमेजोन के लिए साइन अप आप करेंगे तो वो जो प्रूफ ऑफ एड्रेस था जो हमने पहले से अपने लिए पास रखा हुआ था, एक तो हमारा पासपोर्ट था, पासपोर्ट आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वाइस का अकाउंट बनाते हैं पेन हर वक्त चाहिए होगा, और उसी के साथ वो जो प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट जिस पे आपके घर का एड्रेस भी लिखा हो, वो भी हमने हर जगह एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस देनी है। तो ये अब हमारा अकाउंट रेडी हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ 3 स्टेप्स हैं, अब आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब चाहे आप होलसेल करें या प्राइवेट लेबल करें या कोई और फॉर्म आप देख लें, ड्रॉप शिपिंग करते हैं, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये सब कुछ करने के लिए आपने यहाँ तक लाजमी आना है। थोड़े बहुत और ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम होलसेल कर रहे हैं तो यूके की कंपनी से ही कर रहे हैं, और इसमें हमें यूके की कंपनी से अब हम सेल्स करेंगे अगर यूके में, तो एक और बेनिफिट ये है कि जब तक हमारा एनुअल टर्नओवर यानी एनुअल सेल्स रेवेन्यू 85,000 क्रॉस 85,000 पाउंड क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें वैट रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है। हम चाहें तो करवा लें, ना चाहें तो ना करवाएं। उसका फ़ायदा ये है कि हम लोगों ने जो है HMRC जो कि यूके का इदारा है जहाँ पे हम वैट रिटर्न सबमिट करते हैं, वहाँ पे हमें रिटर्न कराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। 20% होते हैं, उसमें काफ़ी ऑप्शन है, उस पर हम देखेंगे, एक अलग सेशन भी कंडक्ट कर लेंगे ताकि वो डिटेल में हम डिस्कस कर लें। तो 85,000 पाउंड तक की हमें एक लिमिट मिल गई है, और दूसरा क्योंकि यूके की कंपनी है और हम होलसेल करना चाहते हैं, तो अब हम पे जो ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर से हम कांटेक्ट करेंगे तो उनका ट्रस्ट लेवल थोड़ा हाई होगा, क्योंकि वो देखेंगे लोकल हमारी अपने कंट्री की कंपनी है, तो वो इजीली अप्रूवल दे देते हैं एज कम्पेयर टू आप किसी और कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की कंपनी बना लेते हैं और वहाँ पे अकाउंट बनाते हैं, या यूएसए की कंपनी से आप यूके में बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अप्रूवल लेना। तो इसीलिए जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना है उसी कंपनी की लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जिसे यूके में लिमिटेड कंपनी कहते हैं, एलटीडी लिखा जाता है शॉर्ट में, यूएसए में उसे एलएलसी लिखते हैं। दोनों का पर्पस एक है, जस्ट पढ़ते डिफरेंट है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो, ठीक है। तो आपके पास कंपनी होना मस्ट है जिसके आप डायरेक्टर होते हैं, ऑनर होते हैं, और तो ये 3 स्टेप्स मस्ट हैं आपने होलसेल स्टार्ट करने। अब इसके बाद वो सारा प्रोसेस आ जाता है कि आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, उसके ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से उनसे अप्रूवल लेते हैं। अब ये तो हमारा अकाउंट बन गया। इसके अलावा एक और इशू होता है जो मैंने देखा है काफ़ी, कि ब्रांड से हमने अप्रूवल भी ले लिया, प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर ली, उसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने कर ली, प्रॉफिट भी निकला है, उसको हम देख लेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन होती किस तरह है। मेरे ख्याल से वो हमने अभी तक उसका सेशन नहीं किया ना। तो अब प्रोडक्ट में प्रॉफिट भी, अब हमने उसको पेमेंट कैसे करनी है, ट्रस्ट कैसे हमें पता चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रांड स्कैम हो सकता कर सकता है हमारे साथ, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है फेक वेबसाइट बनाई हो, या वो ऑथेंटिक सेलर ना हो, जस्ट एक हमारे लिए एक डमी वेबसाइट बनाई हो, हम उसको पैसे ट्रांसफर करें और वो हमारे साथ फ्रॉड कर लें। तो इस चीज़ से बचने के तरीके ये हैं कि 2-3 चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है जब भी आप कोई भी परचेज करते हैं एट होलसेल। तो उससे ये होगा कि आपके पास आपके साथ स्कैम्स नहीं होंगे। वो ये है कि ब्रांड्स हमें 2-3 ऑप्शन देता है जब भी हम उनसे परचेज करते हैं। एक ये हो गया, फॉर एग्जांपल ब्रांड से हम परचेज कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी ना, हम जब उनको पेमेंट ट्रांसफर करेंगे तो या तो हम उनको कार्ड के थ्रू अपने पे करेंगे, डेबिट कार्ड के थ्रू। सेकंड ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर क्या होता है, जब भी आप बैंक ट्रांसफर कर रहे हो यानी अपने जो वाइस अकाउंट होगा वहां से बिजनेस वाइस से उनके बिजनेस बैंक अकाउंट, कोई भी बैंक हो सकता है, उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आपने देखना है कि अकाउंट होल्डर वही कंपनी हो जो कि मेरे साथ बात कर रहे हैं।
ताकि आपके पास एक बैंकिंग चैनल के थ्रू रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये मैंने इन्हीं को ही ट्रांसफ़र किया। अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल वेबसाइट पे ब्रांड का नाम या डिस्ट्रीब्यूटर का नाम एबीसी है, उनकी कंपनी का नाम एबीसी है और आप जब उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कोई और भी एक्स वाई सी कुछ भी लिमिटेड कंपनी या फिर इंडिविजुअल के नाम पे बैंक अकाउंट है, तो आपने उनको पेमेंट नहीं करनी। दूसरा ये है कि उसके अब वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं, हो सकता है कि बैंक भी सेम हो, फिर भी हमारे साथ स्कैम हो जाए। तो उसका तरीका ये है कि गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट किस हद तक ऑथेंटिक है। जैसे कि ट्रस्टपाइलट सबसे फेमस वेबसाइट है, काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ उस पे ही होते हैं, बड़े जितने भी ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर। वहाँ पे आप देख लें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो लाज़िमन वहाँ पे उसका अकाउंट बना होगा जिस पे कस्टमर्स की तरफ से उसके रिव्यूज़ होंगे। तो वहाँ पे आपने उसके रिव्यूज़ लाज़मी देखने कि क्या ये आप जब इसको पेमेंट करते हैं कहीं ये स्कैम तो नहीं है या ये ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं कि नहीं करते हैं। जो आइटम आपने ऑर्डर की है वही आपको ये डिलीवर करते हैं कि नहीं। अगर कोई किसी की तरह से भी अगर उसकी रेटिंग बहुत डाउन हुई, 1 स्टार ज़्यादा हुए, आप वो रीड करें, तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर में इश्यू है। लाज़मी नहीं है कि वो स्कैम हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफेक्टिव आइटम बेचता हो या फिर डिले कर देता हो। आप पेमेंट आज करें, वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डिलीवरीज़ करता हो, जबकि होलसेल में हम इतना वेट नहीं करते। प्राइवेट लेबल होता तो कोई अलग बात थी। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, ट्रस्टपाइलट के थ्रू देख लें आप। और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो ये 2-3 तरीके हैं जो आपने देखने हैं। थर्ड ऑप्शन आ जाता है वेबसाइट की ट्रैफ़िक आपने चेक करनी। गूगल पे आप सर्च करेंगे कि वेबसाइट ट्रैफ़िक चेकर, तो आपको टॉप में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएँगी, जिनको आपने ओपन करना है। वहाँ पे जस्ट इस ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट का लिंक ऐड करके सर्च करना है। सर्च करेंगे तो वो आपको मंथली ट्रैफ़िक बता देंगे। वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वेबसाइट की ट्रैफ़िक कितनी है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रैफ़िक ही नहीं है, जस्ट इन्होंने एक अच्छी-सी वेबसाइट बना ली है एक वन टाइम एक्सपेंस करके और स्कैम्स जस्ट करने के लिए। उसके अलावा आप वो डोमेन रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड भी दे सकते हैं कि कितनी पुरानी है। ब्रांड चूँकि आपने अमेज़न पे ब्रांड देखा था तो वो आपको दिखाई दे रहा था, नज़र आ रहा था कि वो 1 साल 2 साल पुराना है, जबकि ये स्कैम्स करने वाली जो वेबसाइट है ये होगी 1 मंथ 2 मंथ्स ओल्ड। लाज़मी नहीं है कि 1-2 मंथ पुरानी वेबसाइट हो तो वो स्कैम ही होगा। लेकिन अगर आपको बाकी उसमें भी इश्यूज़ नज़र आते हैं और ये चीज़ भी आप नोटिस करते हैं तो आपको उस ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से बचना चाहिए। तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जो आप स्कैम से बच सकते हैं, बाकी इसमें मोस्टली स्कैम्स होते नहीं अगर आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। और अगर कोई जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है उसके साथ आपकी प्रोडक्ट वो बाय मिस्टेक आपको गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपको रिफंड कर देते हैं या फिर उसकी बजाय आपको वो दूसरी आइटम जो है वो सेंड कर देते हैं। तो इस टाइप के इश्यूज़ ज़्यादातर होते नहीं, चाहे आप यूएस में हो या यूके की बात करें, दोनों कंट्रीज़ में। तो ये भी हो गया। इसमें साथ भी आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे इससे रिलेटेड या आगे मैं कंटिन्यू करूँ? आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? तो मुझे भी पता नहीं चलता, ये हिल जाता है थोड़ा। अच्छा। जी साक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे या नहीं? साक भाई किधर गए? जी, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करें करते रहे। कि वॉइस में शोर है, चलें मैं ही करता हूँ। तो हमने क्या कुछ देख लिया, हमने एक देख लिया कि आपने अकाउंट ओपन करना है तो कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको लाज़मी पता होने चाहिए और उसके अलावा क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। तो बाकी इससे इसके अलावा पेमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होते मोस्ट केसेज़ में ना। और थर्ड ये हो गया कि एक और इशू जो या फिर आपको पता होनी चाहिए प्रेप सेंटर का, वो ये होता है कि अगर हम पहले यूके की बात कर लेते हैं फिर यूएस की तरफ आते हैं, इसमें थोड़ा-सा दोनों सिनेरियो डिफरेंट है। तो अगर हम यूके की बात करें, तो ऐसा होता है कि हमने प्रोडक्ट ब्रांड से परचेज़ कर ली या डिस्ट्रीब्यूटर से, अब हमने उसको अमेज़न भेजना होता है। तो उस केस में क्या करना होता है कि अब अक्सर ब्रांड जो होते हैं वो या डिस्ट्रीब्यूटर वो अमेज़न शिप नहीं करके देते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि उसको एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL वाले आप कह सकते हैं या प्रेप सेंटर जिसे कहते हैं।
एक वेयर हाउस होता है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हम उनके पास अपनी इन्वेंट्री सेंड करेंगे, उन्हें हम जो भी कहेंगे कि आप इसको इस तरह की लेबलिंग कर दें या इसके बंडल्स बना दें, पैकेजेस बना दें, वो हमसे हमें चार्ज करते हैं और उस तरह कर देते हैं। तो ये चीज़ें अक्सर होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो कि ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते या यह सर्विस हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो हमने क्या करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बिलिंग एड्रेस देना है जो हमारी कंपनी का होता है, शिपिंग एड्रेस हमने उनको देना होता है अपने प्रेप सेंटर का, 3PL वालों का, और उनको हम कहेंगे कि आप यहाँ डिलीवर कर दें। अब फॉर एग्जांपल उसको मैंने 100 यूनिट भेज दिए प्रेप सेंटर में, जैसे ही रिसीव होंगे तो प्रेप सेंटर वालों को हमने कहना है कि आप इसके ऊपर ये फला FNSQ, अमेजोन से हम डाउनलोड करते हैं, FNSQ लेबल होते हैं, बारकोड होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आइटम्स के बाहर QR कोड्स लगे होते हैं, उसी टाइप के अमेजोन के भी एक अपने FNSQ लेबल्स होते हैं जो आप डाउनलोड करते हैं, और वो हमने सेंड कर देने हैं प्रेप सेंटर वालों को। वो हर एक 100 यूनिट पे वो पेस्ट कर देगा। तो ये तो हो गई सिर्फ लेबलिंग। अब इसके ये लेबलिंग आप अमेजोन से भी करवा सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है ना थोड़ा सा। लेकिन अब इसमें अगर हमने बंडलिंग भी करवानी है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट हमने भेजे थे लेकिन अमेजोन की लिस्टिंग पे पैक ऑफ 2 सेल हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम उस प्रेप सेंटर वालों से कहेंगे कि आपने इसके पैक ऑफ 2 के बंडल्स बनाने हैं, यानी कि ये टोटल 50 पैक्स बन जाएंगे। तो वो इसके 2 के पैक्स बना देंगे, या तो इसको पॉली बैग में इसको यूज करेंगे या फिर बॉक्स यूज कर लेंगे आइटम को देखते हुए कि किस टाइप की प्रोडक्ट है, और उसके बाहर एक FNSQ, यानी अब हमें 50 FNSQ की जरूरत पड़ेगी, जो कि होते सारे सेम ही हैं। तो वो उसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। जब अब रेडी हो गई इन्वेंट्री, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि हम किसी भी कोरियर सर्विस वालों के थ्रू प्रेप सेंटर वालों को कहें कि हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, आप इसको अमेजोन भेज दें। सेकंड ऑप्शन ये होता है कि जब हम लोग अमेजोन भेजते हैं तो अमेजोन हमें ऑप्शन देता है कि हमारे ही पार्टनर सर्विसेज वाले जो हैं जैसे कि UPS, उनके थ्रू आप शिप करवा लें। होगा क्या कि हमने अमेजोन पे शिपमेंट बनाई, वहीं पे हमें उसकी जब हम उसकी डायमेंशंस एंड वेट सारी इंफॉर्मेशन देंगे तो हमें वो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता देगा, एग्जैक्ट कॉस्ट बता देगा कि इतना आपके चार्जेस होंगे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अमेजोन हमें शिपिंग लेबल दे देंगे। शिपिंग लेबल्स क्या होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स हमारे बन गए थे, तो वो 2 बॉक्सेस में, एक में 25, सेकंड में 25, तो 2 बॉक्सेस हैं, उनके बाहर एक शिपिंग लेबल होता है। जो कि पाकिस्तान में भी आप कोई चीज़ शिप करते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से कराची आप सेंड कर रहे हैं TCS वाले के थ्रू, लिपट वाले के थ्रू, तो वो बाहर एक लेबल लगाएंगे उसका, शिपिंग लेबल। वो UPS वाला हमने डाउनलोड करना है और उसको डाउनलोड करके हम प्रेप सेंटर वालों को भेजेंगे, वो उसको प्रिंट करके दोनों बॉक्सेस के बाहर लगा देंगे। अब क्या होगा कि UPS वालों ने उसको स्केड्यूल कर लेते हैं वो अपना टाइम, वो आएंगे नेक्स्ट डे में या उसी सेम डे में हमारा जो प्रेप सेंटर था वहां से पिक करके ले जाएंगे, और 2-3 दिन में वो अमेजोन पहुंच के आगे जाके इन्वेंट्री अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये स्टेप होता है, ये हमारे लिए सबसे इजी होता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि प्रेप सेंटर वाले ये ऑफर नहीं करते ये चीज़ के हम शिप कर दें आगे उसको, मतलब प्रेप सेंटर से कोरियर सर्विस, प्राइवेट कोरियर सर्विस को यूज करते हुए अमेजोन। वो हम उस केस में करते हैं कि हम PL कर रहे हो तो हम चाइना से फिर डायरेक्टली खुद शिप करते हैं, क्योंकि वो हमें ज़्यादा इजी भी पड़ जाता है, और एज कम्पेयर टू अगर हम उनकी कॉस्ट देख लें कि UPS वालों को देख लें तो वो हमें बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। अब तो अमेजोन इंटरनेशनल कोरियर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो हम अक्सर नहीं यूज़ करते। तो इसके अलावा तो जहाँ इस तरीके से हम जो है अमेजोन पे भेजते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, ये क्या, अच्छा, तो इसके अलावा एक क्वेश्चन है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ, अच्छा, तो बेसिकली ये क्या काम करता है, क्वेश्चन ये है कि एज अ होल सेल वर्चुअल असिस्टेंट अगर हम बात करें तो इसका क्या काम होगा। तो होल सेल वर्चुअल असिस्टेंट ये काम करता है कि कंपनी तक का काम जो है, यानी कि आपका अमेजोन अकाउंट बन गया जो मैंने बताया था, UK में वो टोटल मिला के कॉस्ट आ जाती है उसकी 200-250 पाउंड, अगर एड्रेस आपका अपना नहीं है तो इतना आपकी कॉस्ट है। 200-250 पाउंड को आप कन्वर्ट कर लें, यानी 60 to 70 थाउजेंड रुपीज़ आपके मिनिमम लगेंगे अमेजोन अकाउंट रेडी होने तक, अभी तक कुछ आपने परचेज नहीं किया।
तो ये सारी चीज़ें जो बनानी होती हैं, ये वर्चुअल असिस्टेंट का काम नहीं होता। ये आपको चाहिए कि इसके स्पेसिफिकली इसी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टैक्स अकाउंटेंट हो गए या फिर किसी टाइप के जो भी रेलिवेंट फील्ड्स हैं, उनसे आप क्रिएट कर लें। हाँ, अगर किसी VA को आता है तो वो एक अलग सर्विस है। लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट का काम क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये होता है कि अमेजोन अकाउंट रेडी है, अब उसने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि होलसेल में मैं क्या प्रोडक्ट सेल करूंगा। एक तो ये होगी। सेकंड, प्रोडक्ट सेल करने के लिए फाइंड करनी है मैंने, उसके डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से कांटेक्ट करके अप्रूवल लेना है। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड, उसको डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करके पेमेंट क्लाइंट ही करेगा उसकी। जैसे उससे कांटेक्ट करना और वो कम्युनिकेशन करना भी है काम। तो उससे परचेज करके प्रेप सेंटर सेंड करना, प्रेप सेंटर वालों से भी बात VA ही करेगा, यानी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। और प्रेप सेंटर के बाद जब वहां पे पहुंच जाएगी, लेबलिंग हो जाएगी उसकी, अब शिपमेंट प्लान अमेजोन अकाउंट में क्रिएट करेगा वर्चुअल असिस्टेंट, और उसको वहां से पिक करके अमेजोन पहुंचाना। तो ये सारा जो सर्कल है, ये VA की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा इन्वेंट्री चाहिए तो यही सब कुछ करना। और जब अमेजोन इन्वेंट्री पहुंच गई है, तो अब क्या करना है कि अब उसकी प्राइस वगैरह सेट करना और देखना कि किस तरीके से वो टेक्निक सप्लाई करना, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाय बॉक्स मिल सके और हमारी सेल्स आए। तो फिर वो अकाउंट को मैनेज करने का काम आ जाता है। और साथ ही साथ न्यू प्रोडक्ट्स को फाइंड करना हो गया। और ये चीज़ें हो गई कि उसके अलावा, क्योंकि होलसेल में आप एक प्रोडक्ट लाइफ टाइम तक नहीं चलती, एक प्रोडक्ट की लाइफ होती है मोस्टली, वैसे तो डिपेंड करता है ब्रांड पर, लेकिन 2 मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए, 6 मंथ हो गए, इससे ज़्यादा एक प्रोडक्ट नहीं चलती। इससे ज़्यादा जो चलती हैं वो फिर आपकी अगर ब्रांड्स के साथ या बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जिसके बहुत ज़्यादा MOQ हो और उसके साथ रिलेशन हो, ताकि वो सबको अलाउ ना करता हो। जब कम लोगों को वो अलाउ करेगा, तो तब आप लॉन्ग टर्म तक सेम प्रोडक्ट सेल कर सकते। नहीं तो आपको क्या करना होगा कि हर महीने डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढते रहेंगे, ताकि आज एक लॉन्च की है, इस मंथ के अंदर आपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर ली, तो नेक्स्ट मंथ आपको 2-3 और देखनी है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ती रहें। नहीं तो क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक एक करके कम होती जाएगी, उसमें प्रॉफिट नहीं बचेगा, सेलर्स ज़्यादा आ जाएंगे, B2 सेलर्स। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है काफ़ी ना इसमें। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में मैंने ये बताई अभी VA से रिलेटेड कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, मतलब कि जो जो काम होते हैं VA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर प्रोडक्ट को मैनेज करने तक की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट की होती हैं। अकाउंट क्रिएशन एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से नहीं है। उसके लिए आपको उसका सेपरेटली किसी एजेंसी से कांटेक्ट कर लें, किसी टैक्स एडवाइजर जो कि UK का हो या USA का हो, उससे कांटेक्ट करना है। और जो इसमें एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया था USA प्रेप सेंटर से रिलेटेड, कि UK में आपका एक ही प्रेप सेंटर भी मोस्टली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चल जाता है। लेकिन US में आपके पास फॉर एग्जांपल आप का जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है वो एक स्टेट में है, और आपका जो प्रेप सेंटर है वो किसी दूसरी स्टेट में, और ऐसी स्टेट्स में जो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फासले में की, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उसकी शिपिंग कॉस्ट पड़ जाती है। तो आपको क्या करना होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जिस स्टेट का आपको मिला है, कोशिश ये करनी है कि उसके आसपास की किसी दूसरी स्टेट का आपको प्रेप सेंटर मिल जाए, या फिर सेम स्टेट में से। लेकिन उसमें भी आपके टैक्स के मामलात को आपने देखना है कि जिस स्टेट में आप शिप करवा रहे हैं, कहीं डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड आपसे उसकी बेस पे एक्स्ट्रा टैक्स तो चार्ज नहीं कर रहा। तो इसलिए वो आपको कॉन्टिन्यूसली फाइंड करते रहना चाहिए बेहतर से बेहतर स्टेट में प्रेप सेंटर। और अब हम वापस आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि VA की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, VA की क्या वो होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, तो दूसरी चीज आ जाती है कि आपने जो है किस तरीके से क्लाइंट को ग्रैब करना है, यानी कि आपने क्लाइंट किस तरीके से फाइंड करना है। अब आपने ये देखना है कि आपको काम आपने सीख लिया, अब आपने क्लाइंट को हंट करना है। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है कि पहले आप 2-3 मंथ कहीं पे पेड ट्रेनिंग करते हैं या फ्री ट्रेनिंग करते हैं, यूट्यूब से सीखते हैं, या किसी भी कोर्स को लेकर आपने फ्री में सीख लिया। तो अब एक क्लाइंट जो है जिसके पास 5-10 हज़ार डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, वो आपको फिर भी काम नहीं देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि
क्योंकि आपने अभी तक आज तक कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की, और इसका तो और आपको अपने ऊपर खुद भी ट्रस्ट नहीं होता, तो इसका जो बेहतर हल ये है कि दो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि आप किसी इंडिविजुअल के साथ आप देखें, फेसबुक ग्रुप्स जो हैं अमेजोन से रिलेटेड, वहाँ पे कोई एक्सपर्ट्स हों, यानी कि एक्सपीरियंस बंदे हों जो होलसेल पे काम कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके उनसे कांटेक्ट करना है कि आप मुझे अपने साथ अटैच कर लें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ 1 मंथ या 2 या 3 मंथ ज़्यादा आइडियल है, 3 मंथ्स काम करूंगा। मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च करूंगा, ब्रांड से कांटेक्ट करूंगा, आपने बस मुझे गाइड करते रहना है। उससे क्या होगा कि पहले आपको काफ़ी लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह डायरेक्टली कोई आपको रखेगा नहीं। लेकिन अगर फिर भी आप किसी तरीके से एक एक्सपीरियंस पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहां से आप सीखेंगे। सीखेंगे क्या कि उनके पास क्लाइंट है ऑलरेडी, तो उसके पास अगर क्लाइंट है तो आप उसको प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, आप उनको दिखाएंगे कि ये मैंने सही प्रोडक्ट फाइंड किया है, वो आपकी गलतियां निकालेगा, वहां से आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कुछ। फिर वो आपको ईमेल भी प्रोवाइड कर देंगे, और एक स्टेप वाइज जो लर्निंग होती है वो ऑन द जॉब आपकी ट्रेनिंग हो रही होगी। वो आप खुद अकेले नहीं कर सकते, किसी के अंडर आपको काम करना पड़ेगा। 2-3 मंथ्स वो भी आपका एक लर्निंग फेज होता है। 2-3 महीने अगर आपने मिनिमम काम कर लिया, और अब आप एक्सपर्ट तो नहीं, हम कह लेते हैं कि अच्छे लेवल तक सीख गए हैं। मैं ये कह रहा था कि आपको क्या करना है कि फर्स्ट आपने कहीं से सीख ली अपनी स्किल। अब प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आपको क्या करना है कि किसी इंडिविजुअल के साथ एज इंटर्न 2-3 मंथ्स काम करना है, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली सीख सकें क्या क्या इश्यूज आते हैं। और कोई आप अगर कोई मिस्टेक भी करते हैं तो वो भी आपका जो जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे वो उसको सॉल्व कर देगा, तो क्लाइंट को भी कोई मसला नहीं है। क्लाइंट की जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी रिस्क पे नहीं होगी, और आपको लर्निंग को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो या तो आप किसी इंडिविजुअल के साथ एज इंटर्न काम करें जो आपको फेसबुक से मिल सकता है, फिजिकली भी शायद आपके विद इन सिटी कोई जगह हो, उसके साथ आप अटैच हो जाए, वर्चुअली काम करें या फिजिकली करें। थर्ड तो सेकंड ऑप्शन है किसी आप एजेंसी के साथ, जिस तरह हमारी एजेंसी है स्टोर मैनेजर्स, तो हर 2-3 मंथ्स बाद या 6 मंथ बाद हम भी कुछ इंटर्नीज हायर करते हैं, फिजिकली या वर्चुअली भी। तो उससे क्या होता है, 2-3 मंथ्स आप काम करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो मिस्टेक्स होंगी आपकी वो आपका सीनियर उसको सॉल्व कर देगा, तो आगे क्लाइंट को भी इशू नहीं है। इससे क्या होगा, अब 6-7-8 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद जब आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, तो अब आपकी ग्रेजुअली आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। इस तरीके से अब आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं। आप चाहें तो फेसबुक में आप किसी क्लाइंट से रब्ता करते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, उससे आप दिखा सकते हैं कि मैंने पहले काम किया है, और वो आपसे अगर इंटरव्यू करेगा तो आपको सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस पता है कि किस तरीके से होलसेल में काम होता है। टैप सेंटर से कांटेक्ट करना होता है, ये करना होता है, फिर लॉन्चिंग करनी है, शिपमेंट प्लान क्रिएशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, सब कुछ। तो अब आपको जो क्लाइंट हंट करने वाला मसला था वो आपका अब सॉल्व हो गया है। सेकंड, आप अगर 2-3 मंथ्स या 4 मंथ्स काम करेंगे, अब आप काम सीख चुके हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि वही एजेंसी जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके साथ भी आपका परसेंटेज बेसिस पे या फिक्स बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, लॉन्ग रन के लिए अपना मतलब जॉब करियर वहाँ पे भी बना सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। या थर्ड, आप अपना अकाउंट भी लॉन्च करना चाहें, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो अब तक आपने सारा काम सीख लिया है, प्रैक्टिकली कर भी लिया है दूसरों के अकाउंट पर, और ना दूसरों को कोई इशू हुआ है और आप सीख भी चुके हैं, तो अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाकर खुद भी लॉन्च कर सकते हैं। और एक दफ़ा आपने अगर होल सेल एफबीए का काम सीख लिया, यानी आपको प्रोडक्ट रिसर्च से लेकर लॉन्चिंग तक सारा काम आ गया, तो इस चीज़ की लाजमी गारंटी होती है कि आपको क्लाइंट मिल ही जाते हैं। फिर आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ढूंढ सकें, क्योंकि इसमें इशू क्या होता है सबसे बड़ा कि होलसेल में फिर आपको प्रोडक्ट ढूंढने में 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ लग जाते हैं, समटाइम किसी को मिल नहीं रही होती। डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है उसकी, हो सकता है कि आप वीक हों, हो सकता है कि आप Q4 में कर रहे हो तो जिसकी वजह से वैसे ही इश्यूज आ रहे हो, या आपकी कोई स्ट्रेटजी में गलती हो, या फिर आपको क्या करना है कि आपको आप एक टीम के साथ अगर होंगे, जिस तरह मैंने पहले बात की, एजेंसी के साथ या किसी सीनियर के साथ या 2-3 फ्रेंड मिलके आप सीख रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप इसमें आइडिया शेयर होंगे, तो आपकी जो लर्निंग वाला प्रोसेस होता है वो आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और फिर आपको अच्छी सैलरी भी ऑफर होगी क्लाइंट की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, या अपना अकाउंट भी लॉन्च करें तो आपका सक्सेस रेट हाई हो जाता है इसमें। और इसमें
फिर आपने क्लाइंट कहाँ से फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल अब आप अगर इंडिविजुअली खुद क्लाइंट फाइंड करना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप फेसबुक ग्रुप में साथ ही अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। प्रोफाइल बिल्ड करने से मुराद ये है कि जो अमेजोन से रिलेटेड फेसबुक पे ग्रुप्स हैं वो आपने ज्वाइन करने हैं। वहाँ पे वीडियो की फेस में पोस्ट करनी है, और या फिर टेक्स्ट पोस्ट भी आप कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई टेक्निक शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि आपको काम आता है। और वहाँ से आपको आप फॉर एग्जांपल 2-3 महीने इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स में नॉलेजेबल पोस्ट करते हैं। ये नहीं कि आप कहीं से आपने कॉपी की गूगल से किसी और की पोस्ट और वो यहाँ पेस्ट कर दी, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन आप अपना कंटेंट शेयर करते हैं, चाहे वीडियो की शक्ल में हो या टेक्स्ट पोस्ट हो, लेकिन उसमें नॉलेज होना चाहिए, कोई यूनिक चीज़ होनी चाहिए। तो 2-3 मंथ्स में आपको ऑटोमेटिकली ये लाजमी बात है, ये क्लाइंट मिल ही जाता है। होलसेल में आपको क्लाइंट का कभी इशू नहीं। अब फिर आपने उसको कितनी जिम्मेदारी से काम करना है वो आप पे है। तो फेसबुक से आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है फाइवर। थर्ड ऑप्शन आ जाता है फाइवर या अपवर्क, जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ये सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, 2-3 रिव्यूज लें, और फिर जो भी क्लाइंट आपको आता है उसको आप कहें कि आप मुझसे फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करें या अपवर्क पे करें। उससे ट्रस्ट लेवल भी बहाल होगा और आपको वहाँ पे रिव्यू भी आ जाएगा। एंड थर्ड ऑप्शन ये हो गया कि आप ही का कोई जान पहचान वाला रिलेटिव हो गया, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप उसको मैनेज करके देते हैं। क्योंकि आपने 6-7 महीने 8 महीने काम कर चुके हैं, पहले पहले 2-3 महीने आपने सीखा, फिर 4-6 महीने आपने इंटर्नशिप की किसी एजेंसी के साथ या इंडिविजुअली कहीं पे भी, अब आपको काम आता है। पहली बात तो ये, अगर आप एजेंसी के साथ करते हैं तो आपको क्लाइंट का बिल्कुल इशू नहीं है, वो आपको एजेंसी ही दे देगी क्लाइंट। वहाँ से उनका भी फायदा हो गया और आपका भी फायदा होगा कि आपको किसी की अंडर सुपरविजन आप करेंगे, और जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आप मैनेज कर सकेंगे उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। तो फॉर एग्जांपल आप एक क्लाइंट मैनेज करते हैं तो आपकी जो फिक्स सैलरी होगी या परसेंटेज वो कम होगी। 2-3 क्लाइंट आप मैनेज करने की कैपेसिटी है आप में, तो आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकेंगे। और फिर इसमें मोस्टली क्या होता है कि होलसेल में जो सैलरी होती है वो परसेंटेज बेसिस पे भी फिक्स की जाती है, 30-40%, या कुछ लोग 25% करते हैं, लेकिन होलसेल में 30-40% चलता है। तो उससे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने $10,000 की इन्वेस्टमेंट की है अमेजोन अकाउंट में, आपने उसको 2-4-5 प्रोडक्ट्स फाइंड करके दी, वो चल रही हैं अमेजोन। अब 10,000 की इन्वेस्टमेंट में वो, अगर हम यूँ कह लेते हैं 10% या 15% भी ROI अर्न करता है मंथली, यानी 1,000 से लेकर 1,500 तक, और उसमें वो आपको एक परसेंटेज देता है 20%, 30%। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा आपका, उतना आपकी वो सैलरी बढ़ जाएगी। तो अगर हम 1,000 की बात करते हैं और 20% लगा लेते हैं हम मिनिमम, तो ये हो गया 200। अगर 1,500 की हम बात करते हैं तो $300 आपकी एक क्लाइंट से सैलरी आ गई। और पहली बात तो ये है कि आप एक क्लाइंट को भी संभालना अक्सर मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल के लिए। उसमें ये होता है कि प्रोडक्ट्स का इशू आ जाता है बीच में। नहीं तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आप अगर 2 क्लाइंट को मैनेज कर लेते हैं तो आपने अपनी एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, सारी इन्वेस्टमेंट भी क्लाइंट की है, आपको उसमें से 20-30% प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर सकते हैं, तभी आप $500 से $600 प्रॉफिट पर मंथ सैलरी बना सकते हैं अपने लिए। और अगर कम काम करेंगे, प्रोडक्ट नहीं फाइंड कर सकेंगे, तो फिर हो सकता है आप फेल कर जाएं, या फिर आपकी लॉन्ग टर्म तक, मतलब 6 महीने तक, साल तक आप उसी जगह पे रहें, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इस केस में ये होता है कि क्लाइंट भी अक्सर सेव होता है कि मुझे फिक्स सैलरी पे नहीं करनी पड़ी। नहीं तो परसेंटेज के अलावा आप फिक्स सैलरी वाला ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि क्लाइंट को पे करना होता है आपको, लेकिन फिर आपने की सैलरी उतनी ही रहेगी चाहे प्रॉफिट बढ़ जाए, या उसमें डिफरेंट टर्म्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टेप वाइज इसमें ग्रो करना होता है आपको। इसमें 6 महीने से साल तो लगता ही है, इससे कम नहीं हो सकता। और लर्निंग का जो टाइम है वो आपने इतना जहन में लाजमी रखना है कि मेरे पास टाइम हो 3 to 4 आवर्स मिनिमम पर डे, और मैं उसको 6 महीने या साल दे सकता हूँ सीखने के लिए। अगर 6 महीने या आइडियल टाइम 1 ईयर है, 1 साल आपने दे दिया इस फील्ड को, चाहे होलसेल हो या प्राइवेट लेवल हो, सीखने में, उसके बाद आप इसमें कामयाब हो ही जाते हैं। और मैं वैसे बेसिकली रिकमेंड ये करता हूँ कि
अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट ही बनना है तो आप प्राइवेट लेबल के बजाय होलसेल के बने, क्योंकि होलसेल में क्लाइंट मिल जाते हैं, आपसे काम पूरा नहीं हो पाएगा। प्राइवेट लेवल में क्या होता है कि क्लाइंट को वीए नहीं मिल रहा होता। अच्छा, तो अगर आप अच्छे वीए बन जाते हैं 8 से 9 महीने लगाकर, तो क्लाइंट की आपको कमी नहीं होगी। एजेंसी आपको दे दी है क्लाइंट, नहीं तो फाइवर पे मिल जाएंगे। वहां आप नहीं करते तो थोड़ी सी भी आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो तो फेसबुक से आपको अच्छा क्लाइंट मिल ही जाएगा। प्राइवेट लेबल जो है वो थोड़ा रिस्की है, और उसमें बहुत ज़्यादा वीएस की अगर हम तादाद देखें मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा है। और उसमें क्लाइंट बहुत सारी चीज़ें सोचता है, रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो बहुत सोच समझ के वीए को हायर करता है, और उसके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है वहाँ पे आपको हंट करना क्लाइंट को। तो अगर आपने वीए ही बनना हो वर्चुअल असिस्टेंट, तो होल सेल से मस्ट स्टार्ट करें। बाद में आप चाहें तो प्राइवेट लेबल सीख लें, अपने लिए करें, क्लाइंट के लिए वो करते रहें, लेकिन होलसेल में ये होगा कि आपके लिए जो वीए की इंडस्ट्री है वर्चुअल असिस्टेंट की, उसमें आपके लिए कंपटीशन कम है एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेबल वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये था, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो किसी का तो वो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर आप लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए ना, और फिर एजेंसी के साथ या जो दूसरा ऑप्शन है उसके साथ किस तरह से आपने जुड़ना है। तो कोई भी एजेंसी, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दे दूं हमारे ई स्टोर मैनेजर की, या फिर कोई इंडिविजुअल आपको अपने साथ इंटर्न नहीं रखेगा जब तक आपको एक बेसिक या एक किसी खास हद तक आप काम आता नहीं होगा। आपको प्रोडक्ट रिसर्च नहीं आती होगी, टीपा हो गया, हीलियम 10 हो गया, जंगल स्काउट हो गया, सप्लायर कैसे फाइंड किए जाते हैं, उनसे कांटेक्ट किस तरह से किया जाता है, ये आपको एक हद तक नॉलेज होना चाहिए। तो वही जो मैंने पहले बताया था कि आप 2-3 मंथ्स का अगर पेड कोर्स करते हैं या कहीं से फ्री में सीखते हैं, तो वो आपने सीखना लाजमी है। उसके अलावा कोई एजेंसी आपको हायर नहीं करेगी एज इंटर्न, चाहे आप फ्री में भी काम करना चाहें, क्योंकि आप उनके लिए जहमत बन जाएंगे। और एजेंसी अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेनिंग वाला प्रोसेस नहीं होता कि वो आपको ट्रेनिंग दे और फिर करें, क्योंकि वहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले 2 महीने की कहीं से पेड ट्रेनिंग या फ्री ट्रेनिंग करनी है, यूट्यूब से सीखने। और इसके अलावा जो कोर्सेज आए हुए हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आजकल, अब तो बहुत से कोर्सेज आ गए, तो कहीं से भी होलसेल या प्राइवेट लेवल सीख लें आप, और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। 2 महीने 3 महीने जब आपके हो जाएं, अब आप किसी एजेंसी में अप्लाई करें या किसी इंडिविजुअल को अपनी उससे कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट करें कि मुझे अगर आप एज अ फ्री इंटर्न अपने साथ ऐड कर लें 2-3 मंथ्स के लिए, मैं रेडी हूँ काम करने के लिए। और अक्सर एजेंसीज के फेसबुक पे भी पोस्ट आती रहती है, लिंक्डइन पे हो गया, इंडीड.com पे, इंटर्न ही उनको चाहिए होते हैं, फ्री में और पेड दोनों ऑप्शन होते हैं उसमें। तो अगर आपको एक एक लेवल तक काम आता होगा, क्योंकि अब एजेंसी में या जो सीनियर है वो आपको ये नहीं सिखा सकता कि एसएम क्या होता है, बीएसआर क्या होता है, और प्रोडक्ट कैटेगरी क्या होती है, होलसेल क्या होता है, प्राइवेट लेबल क्या होता है। क्योंकि ये अगर उन्होंने आपको सिखाना है तो वो ट्रेनिंग क्यों नहीं लॉन्च कर देते, जिसके उनको फी भी वो चार्ज कर सकते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि एक इस लेवल तक का बंदा हो जिसको काम आता हो, फ्री हो, और वो काम सीख भी सकता हो आगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो फिर वो आपको अपने टीम में ऐड करेंगे, आप पे 2-3 महीने मेहनत करेंगे, आपका को भी काम आ गया, उनका फायदा ये हो गया कि उनके पास एक एक्सपर्ट लेवल का बंदा रेडी हो जाएगा 3 से 6 महीनों में, जिसको वो आगे काम दे सकते हैं। इससे उनका भी बेनिफिट है और आपका भी फायदा है। तो इस वजह से आपने एक खास लेवल तक खुद सीखना है पहले, इससे पहले आपको कोई नहीं रखेगा। चाहे आपका वो कोई रिलेटिव भी हो, वो भी आपको आपने देखा हो, अगर आपको कोई रिलेटिव अमेजोन से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो आपको इसीलिए अपने साथ नहीं ऐड करना चाह रहे, क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें आपके कहीं भी अप्लाई करने से पहले आप एक खास हद तक सीखें, यूट्यूब से, फेसबुक से, या किसी भी ये कोर्सेज आए हुए हैं, वीबीसी के, ईवीएस हो गया, ई कॉमर्स सक्सेस वालों का स्किल पांडा हो गया। तो इन चीज़ों से आप सीखें, और फिर अप्लाई करेंगे तो फिर आपका, और 1 साल जहन में रखना है आपने लाजमी, लर्निंग का टाइम जो है 1 साल में आपकी अर्निंग ना आए या आए भी, थोड़ी भी आए, कम भी आती रहे, आपने ये देखना है कि ये अच्छा है कि मैं सीख रहा हूँ इसमें। उसके बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये वो आजकल चूंकि फेसबुक में काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आती रहती हैं, तो लोग ये समझते हैं सक्सेस स्टोरी देख के कि भाई कोर्स मैंने करना है, पेड या फ्री सीखना है, और दूसरे तीसरे मंथ ही मैं बहुत अच्छी अर्निंग शुरू कर दूँ।
जबकि ऐसा नहीं होता, वो सैकड़ों लोगों में से एक बंदा होता है, उसने भी 6 महीने या साल लगाए होते हैं, जिसको वो एज अ सक्सेस स्टोरी शो कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम होता है। और यहाँ तक कि जो मैं होलसेल में वो प्रोडक्ट की बात कर रहा था कि आप कितने क्लाइंट्स अपने साथ रख सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं होलसेल के, आपको काम आता है, तो हम एज ए एजेंसी रन करते हुए हमें भी प्रोडक्ट शॉर्ट है, अभी भी हमें प्रोडक्ट चाहिए होलसेल के लिए। तो प्रोडक्ट लेने के लिए आपसे हमेशा कोई बंदा वेटिंग में होगा। आप एक पोस्ट लगाएंगे फेसबुक में कि मेरे पास होलसेल की अच्छी प्रोडक्ट है, जिसका अप्रूवल भी मैंने लिया हुआ है ब्रांड से, या अप्रूवल लेके दे सकता हूँ मैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे कोई ना परचेज करे। तो एक प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस होती है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड करती है, होलसेलर पे $100 से लेकर 200, 250, 300, $500 तक होलसेल का एक अप्रूवल मिलता बिकता है। ऑन एन एवरेज $100 आप कह लें, और एक अच्छे ब्रांड की 200, 250 डॉलर कोई आपको पे कर सकता है। तो उसको आप पीकेआर में अगर कन्वर्ट कर लें, आप महीने में 2 अप्रूवल लेने की कैपेसिटी या 3 अप्रूवल लेने की कैपेसिटी अगर रखते हैं, तो आप चाहे अकाउंट नहीं भी मैनेज कर रहे किसी क्लाइंट का, तब भी आप अच्छी अर्निंग कर सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोडक्ट हैं, आप कहते हैं मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, होलसेल की अच्छी प्रोडक्ट है, मैंने सेल कर दी, तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले कि आप मुझे सेल कर दें। तो चाहे उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे हमेशा शॉर्ट रहती है, होलसेल के क्लाइंट्स को हर वक्त प्रोडक्ट चाहिए होती है। तो ये इसमें इतना पोटेंशियल है। जबकि प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर भी दिया, आप बेशक ग्रुप में स्टैट्स पोस्ट करते हैं ना, आपसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, या बहुत ज़्यादा उसमें इन डेप्थ देखनी पड़ती है, तो सिर्फ स्टैट्स की बेस पे फैसला नहीं किया जा सकता। जबकि होलसेल ऐसा है कि होलसेल में काफ़ी ज़्यादा इस लिहाज से पोटेंशियल है। तो हम खुद भी अगर किसी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उसको फिर अपने लिहाज से देखते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट्स हो, स्टैट्स उसी से हों, और हमारी टीम मेंबर में उनको हम पहले अकाउंट हवाले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ इंटर्निस हैं, फ्री में काम कर रहे हैं, फिर पेड आते हैं वो, तो पहले 2-3 मंथ 6 मंथ वो हमारे साथ काम करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च एंड अप्रूवल फेज में। तो जब प्रोडक्ट रिसर्च वो करके दे रहे हैं हमें, तो हम सबसे पहले उनको अकाउंट्स, क्लाइंट का अकाउंट देते हैं जो कि जल्दी प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि अक्सर जब प्रोडक्ट शॉर्ट्स होंगी, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं उस वर्चुअल असिस्टेंट को दूं अमेजोन का अकाउंट, जो कि जल्दी प्रोडक्ट फाइंड कर लेता है, ताकि 2-3 प्रोडक्ट उसने फाइंड कर लिया, अब ये वाला अकाउंट स्टार्ट हो गया। अब एडिशनल प्रोडक्ट चाहिए होंगी, तो उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो मंथ में 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेता है अच्छे ब्रांड से अप्रूवल लेके। अगर वो प्रोडक्ट ही नहीं फाइंड कर सकता, तो मैं उसको अकाउंट दूंगा, तो उसका मुझे भी कोई फायदा नहीं है, और वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और क्लाइंट भी वेटिंग लिस्ट में। इसमें काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं मेरे। तो जो जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जल्दी ढूंढ सकता है, उसकी ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने सबसे पहले प्रोडक्ट अप्रूवल वाले फेज में प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना, उस पर फोकस करना होगा। सिर्फ प्रोडक्ट तो मिल जाती है, दिन में आपको 100-150 प्रोडक्ट मिल जाती हैं, फिर अप्रूवल लेने का प्रोसेस होता है। उन 100-200 में से आप अगर 4-5 की अप्रूवल भी ले लेते हैं, और वो विद प्रॉफिट आपको मिल जाती हैं, तो एक इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा, आपका सक्सेस रेट अच्छा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपने इसमें लाजमी रखनी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर हो, बताएं, ताकि फिर हम आगे क्लोजिंग की तरफ जाएं। इसाक भी, आप तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे इसमें, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें ये वीएक्स के बारे में? अच्छा, चलिए मैं नेक्स्ट सेशन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आगे हमने क्या क्या चीज़ें रह गई हैं जो डिस्कस कर दी है, फिर हम क्लोज करते हैं। अ, अगर मैं बात करूं, अभी तक हमने प्रोडक्ट रिसर्च देख ली है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट फाइंड करने, फिर उनके ब्रांड जो है उनको किस तरह फाइंड करना है, उसके पे भी हमने सेशन रखा था। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है, उस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट करना है। फिर फोर्थ ऑप्शन इसके बाद ये आ जाता है कि उनका रिप्लाई आएगा, वही कम्युनिकेशन आपने जारी रखनी है, जो जिस तरह का रिप्लाई आएगा उसी मुताबिक आपने उसको रिस्पॉन्स देना है। फिर उसके बाद क्या आता है कि जब आपको प्राइसेस दे दी उन्होंने, तो प्रॉफिट निकालना होता है।
प्रॉफिट कैलकुलेशन हमारी रह गई है, प्रॉफिट कैलकुलेशन हमने देखनी है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन हम देख लेंगे नेक्स्ट सेशन में कि आप किस तरह से हीलियम 10 के थ्रू प्रॉफिट देख सकते हैं। और एफबीए कैलकुलेटर हो गया, यूएसए में यूके में किस तरह से आपने प्रॉफिट देखना है, प्रेप कॉस्ट कितनी ऐड करनी है, और वैट क्या कितना ऐड करना है। अगर यूके की बात करें तो 20% वैट भी चार्ज होता है, जो आपको पहले शायद ना पता हो, उसमें सप्लायर की शीट पे या वेबसाइट पे अक्सर नहीं मेंशन होता। वो भी देखना है, प्रेप कॉस्ट कितनी, फिर उसको प्रेप सेंटर भेजना है। तो ये सारा कुछ जो प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड अमेजोन तक भेजने वाला जो प्रोसेस है, जो इसके अलावा प्रेप सेंटर फाइंड कैसे करना है, जो मैंने पहले बताया था होता क्या है, काम क्या होता है, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फाइंड किस तरीके से करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ये 2-3 चीज़ें। और फिर आगे उसके अलावा भी हम स्केड्यूल कर देंगे, अगर कोई चीज़ रहेगी या क्वेश्चन आंसर सेशन भी रख लेंगे इससे रिलेटेड। और जो अभी तक की ऑडियोज हैं, वीडियोस हैं, वीडियोस हैं जितने सेशन के, वो शेयर नहीं किए हमने। इंशाल्लाह इन सबको भी मिला के ना विद इन अ वीक हम लोग शेयर कर देंगे सारे जितने भी मेंबर हैं उन सब के साथ, ताकि फिर वो तरतीब के साथ दोबारा से भी देख सकें। बाकी प्रोडक्ट होलसेल का प्रोसेस यही होता है, इसी को फॉलो करके आपने हंटिंग करनी है और प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, चाहे अपने लिए करें या क्लाइंट के लिए करें। इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है या और कोई इसमें सीक्रेट चीज़ नहीं होती। और छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं बाय बॉक्स को ग्रैब करने की, लेकिन वो प्रोडक्ट लाइव करने के बाद होती हैं। वो हम इंशाल्लाह दूसरा या तीसरा सेशन आगे जाके रखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जिसका भी अगर मेरा हुआ तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।